हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दी शिक्षक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दोस्तों बता रखा था कि हर दिन मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करूंगा, जो कि बेसिकली हम एक लोग बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। और मैंने हमेशा से आप लोगों को बता रखा है कि स्पेक्ट्रम आपके कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका अगर एक तरीके से जिस्ट अगर हम लोग पढ़ते चले जाएं, फास्ट रिवीजन करते जाएं, तो काफ़ी ज़्यादा आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो इम्पैक्टफुल होगा। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस तरीके से जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बढ़ता जा रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स और जिस टाइमलाइन को मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ ही साथ कि आप इस तरीके से टाइमलाइन बनाते हुए पढ़ते हुए चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा आपको। क्योंकि देखिए, मॉडर्न इंडिया बहुत वास्ट है, हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर बहुत कम चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में हमारे चैनल ने आपके केएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ और काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स सब्जेक्ट वाइज न्यू क्रिएट किए हैं, जो कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये बुक्स अगर आप लोग रेफ़र करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि ये सारे उस रीसेंट ट्रेंड्स पे बनाया गया है आपके केएस एग्ज़ाम को लेकर के, कि जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरह का पैटर्न है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एनालिसिस करके उस हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोगों ने डाल दिया है, बहुत सेलेक्टेड वे में हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी के थ्रू उन बुक्स को बनाया है, उन टेस्ट सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है, जिसमें मैक्सिमम आउटपुट एफिशिएंसी आपके निकल पाए, और ताकि आप ओवरऑल 360 डिग्री अप्रोच जो होता है ना एक सब्जेक्ट को लेकर के, वो आपके लिए यूजफुल हो। तो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज़ चेक आउट दोज बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड रिसोर्सफुल फॉर यू पीपल। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे लेक्चर, जो कि हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया था दोस्तों। ये चैप्टर जो है, जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से बोरिंग लगेंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ अगर चीज़ें चालू हो रही है तो उसका ओरिजिन, एक पूरी जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इन चैप्टर्स में से सिर्फ वही पॉइंट्स आपको पढ़ना है जो कि मैंने येलो मार्क कर रखे हैं और जो मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक्स में से होगा, इन्हीं लाइंस में से छुपा होगा क्वेश्चन आपको। हाँ, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है, समझाऊंगा मैं, लेकिन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को खुद से क्रिएट करनी है, क्योंकि इन दी एंड पेपर में बैठ करके आप लोगों को खुद से ही हैंडल करना होगा चीज़ों को। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पहले छोड़ा हुआ था जहाँ से अब चालू कर रहे हैं, कॉजेज फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। अब फ्रेंच तो थे, ठीक है, आखिरी में तब तक चला पोडुचेरी में था। मैंने आपको एक दो नाम भी बताए थे उन लोगों के, कि जो कि सिर्फ नाम आपको याद रखने थे, क्योंकि उससे इतना यूपीएससी या केएस उतना पूछेगा नहीं आप लोगों से। लेकिन जब फ्रेंच फेलियर हुआ और इंग्लिश किस तरीके से डोमिनेट करने लग गया, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट करना चालू कर दिया। तो वो कुछ रीजंस ने यहाँ पे ग्लांस में लिखे हुए हैं, तो उन रीजंस को एक बार देख लेते हैं। आपको बस दिमाग में रखना है कि यार इन ये रीजंस थे, इसलिए इंग्लिश जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो बस जीतते चले गए और उनका डोमिनेंस बढ़ता चला गया। तो पहला पॉइंट क्या है कि इंग्लिश नेवी जो थी, मैंने आपको बताया था कि नेवी में सिर्फ पोर्टुगीज का नहीं रहा था बात, अब इंग्लिश भी जो थे, ब्रिटिशर्स भी थे, उन्होंने भी अच्छा खासा अपना इन्फ्लुएंस बना दिया था सीज में। ठीक है, चाहे वो रिलीजियस पॉलिसी हो, चाहे वो सीज हो। तो नेवी का जो है, जहाँ तक आपको याद रखना है कि पोर्टुगीज के बाद नेवी इंग्लिश ने पकड़ लिया था, सुपीरियर हो गई थी फ्रेंच नेवी से। और फ्रेंच नेवी का तो कहीं नाम भी नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है, और बचा फ्रेंच ही था, पोर्टुगीज तो खत्म ही हो चुके थे एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद सेकंड रीज़न है कि जो ब्रिटिशर्स थे, इनके तीन प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, जैसे कि कैलकाटा हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया। और आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये तीन उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट रीजन्स थे इंडिया के। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक वो होता है ना, ऑरिजिन, एक एपिटोम जो होता है, वो इन तीन जगहों पर था इंडिया का। तो यहाँ पर इन तीनों ने कब्जा कर लिया था, इन तीनों प्लेसेस को। तो ये वन ऑफ द रीजन है जो कि आपको बस दिमाग में रखना है चलते हुए। क्वेश्चन आपसे केस में ये पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग्स कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द इंग्लिश डोमिनेंस इन इंडिया ओवर द फ्रेंच आर्मी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके बेसिकली आ सकते हैं और काफ़ी कॉमन सेंस के थ्रू आप ये पॉइंट्स निकाल लेंगे। एक हो गया पॉइंट आपका नेवी हो गया, जो मैंने बताया आपको। दूसरा हो गया कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, ये तीन प्लेसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैला हुआ था और इंपॉर्टेंट सेंटर्स में था, दैट इज़ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तीसरा पॉइंट ये है कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट इनका कभी ख़त्म नहीं हुआ था, एज इन लाइक कि इनको हमेशा एक पैसा निकालने का तरीका चाहिए था। देवर हेयर नॉट टू रूल ओवर इंडिया। ये तो बाय द टाइम इन लोगों को लगा कि यार सारी चीज़ें आप हाथ में ले लेते हैं, तो करते करते पूरा इंडिया ही इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया। लेकिन इस मकसद से ये लोग नहीं आए थे, इन्होंने कभी भी अपने एस्पिरेशंस नहीं छोड़े पैसा कमाने का, कभी पायरेसी नहीं की जो पोर्टुगीज करते थे। ठीक है, तो वन ऑफ द रीज़न ये भी है आपका। दे नेवर नेगलेक्टेड द कमर्शियल इंटरेस्ट, जो मैंने बताया आपको, देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो मेजर फैक्टर था, कमांडर्स। दोस्तों ये तो बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को कि अगर आपके आर्मी में डिसीजन मेकर्स जो हैं, या किसी भी
कोई भी एक रीन है, कोई भी एक रूलिंग चल रहा है पीरियड, उसमें जो अगर वॉरियर्स या जो कमांडर्स जो कि डिसीजंस लेते हैं, उनका एक वाइज डिसीजन मेकर्स और एक जो बढ़िया वाले डिसीजन लेते हैं, वो उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके डिसीजंस पे पूरा वॉर डिपेंड करता है. इंग्लिश हैड द मोस्ट सुपीरियर कमांडर्स देन दी फ्रेंच वंस और द पोर्टुगीज वंस. इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर कूटे, स्ट्रेंगर, लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव. तो इतना तो आपको याद नहीं रखना है, ये सब चीज़ें आप आने वाले टाइम में खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें ये लोग जो थे, जिन्होंने काफ़ी खासा अच्छा दबदबा बना दिया था अपने डिसीजंस को लेकर के. ठीक है, चलिए ये 4 पॉइंट्स याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है. अब अबाउट द गुड्स इन ट्रेड इनिशियली कुछ नहीं, इन सब चीज़ों पे आपको कुछ ध्यान नहीं देना है. यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है, ना आपको केएस पूछने वाला है यहाँ से, ना कोई और दुनिया का कोई एग्जाम पूछने वाला है. ये सब एक बस बुक है, तो ये निकाला गया, एक रिटर्न किया गया, उस टाइम की राइटिंग्स हैं ये. ठीक है, चलिए. अब डेन्स है, डेन्स के बारे में कुछ उतना है नहीं. ठीक है. वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स. अब वही बात है कि इंग्लिश में ऐसा क्या था, और ये पढ़ चुके हैं आप मोटा, ओवरऑल तो आप देख चुके हैं ना, मतलब कि एक जिस की भाई ये रीजंस थे, इसीलिए ये लोग बाकी पोर्टुगीज पर या फ्रेंच पर रूल कर गए, उन लोगों ने हटा दिया था. ठीक है. अब स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था दोस्तों, ऑब्वियसली ट्रेडिंग कंपनी थी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, वो दो कंपनी से मर्ज होकर के बनी थी. और इनका बना क्यों था, क्योंकि इन लोगों को अच्छा खासा दीवानी राइट्स मिल गए थे, इन लोगों को फरमान मिल गए थे ना, बताया फरुख शाह के फरमान आ गए थे, गोल्डन फरमान आ गया था गोलकुंडा से, है ना. सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने भी इन लोगों को दे दिया था अच्छा खासा. तो धीरे धीरे इनका ना पैर फैलता जा रहा था, और मद्रास कलकत्ता में था इन लोग का अच्छा दबदबा. तो वही रीजन दोबारा रिपीट हो रहा है. यहाँ पे नेवल सिक्योरिटी, नॉट द लार्जेस्ट, इट वॉज द मोस्ट एडवांस्ड. काफ़ी एडवांस था, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे ये लोग. ठीक है. इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था इंग्लैंड में, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया था अर्ली 18th सेंचुरी में, जिसके कारण वहाँ पर डिमांड बढ़ गई थी. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो क्या सबसे बड़ी बात क्या है, पुल एंड डिमांड. ठीक है. डिमांड बढ़ता जाएगा, तो यार उस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमें चीज़ें चाहिए, इनपुट्स चाहिए. इनपुट्स कहाँ से आएगा, इंडिया वॉज द बिगेस्ट वन एट दैट टाइम. भरे हुए थे हम लोग, बिल्कुल रिसोर्सेज से बिल्कुल भरे हुए थे. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वन ऑफ द रीजंस था. मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन था, कि ये लोग हमेशा एक डिसिप्लिन वे में चलते थे सारी चीज़ें. देखा ही होगा अपने मूवीज़ में, देखा ही होगा किस तरीके से ये लोग एकदम वेल मैनेड तरीके से हर चीज़ प्री प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज करके चीज़ों को एक्शन एग्जीक्यूट करते थे. ठीक है. गवर्नमेंट स्टेबल थी इंग्लैंड में, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंग्लैंड की थी, वहाँ पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी हो रहा था, क्योंकि लोग प्रोडक्शन या जो अपना बिजनेस कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो तो जा वही रहा था ना सब कुछ इंग्लैंड में. तो वहाँ की गवर्नमेंट का भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपैक्ट करेगा यहाँ के बिजनेस को. तो गवर्नमेंट स्टेबल थी. ये सारे रीजंस आपसे क्वेश्चन में आ सकते हैं. द बेस्ट पॉसिबल रीजंस ऑफ इंग्लिश डोमिनेंस ओवर दी अदर अदर रूलिंग क्लास लाइक फ्रेंच, पोर्टुगीज और अदर. ठीक है. डेन्स, डच. चलिए, लेसर जील फॉर रिलीजन बताया था मैंने कि इन लोगों को धर्म से लेना ज़्यादा कुछ खास था नहीं. ये लोग मजबूर नहीं करते थे लोगों को, जैसे कि पोर्टुगीज था कि उनका धर्म भी कुछ ज़्यादा ही लेना देना था, कि यार बदलते हैं, क्रिश्चियनिटी बनाते हैं. इन लोगों का ऐसा कुछ था नहीं. दे वर मेनली कंसर्न अबाउट द मनी. ठीक है. यूज़ ऑफ डेट मार्केट. अब डेट मार्केट में ये एक इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, ये एक इकोनॉमिक रीज़न है. यहाँ पर ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है. जितना पैसा वॉर का जो भी हिसाब होता था, फंड्स जो आते थे, उसको ये लोग बहुत तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करते थे चीज़ों को, पैसों को. कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ ज़्यादा ही पैसा डाल दिया और खुद फंड से ख़त्म ही हो गए. तो यूज़ ऑफ डॉट मार्केट एक बस एक रीज़न है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है, प्रॉबिलिटी है इसके आने की. बाकी ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो था क्या. अब वही बात है कि इन सारी समरी का मैंने जैसे बताया है आपको, इसका थोड़ा सा और इन्होंने बढ़ा करके लिखा है, लेकिन जो मैंने बताया कि आपके केस के लिए बस उतना ही पढ़ना है आपको. कुछ नाम और डेट्स याद रखने, टाइमलाइन चलना है दोस्तों आपको. जैसे मैंने बताया ना कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्बकर्क, नीनो दी कुन्हा, डच आए थे, फिर फ्रेंच थे. ठीक है. आपको बस एक टाइमलाइन याद रखनी है, उसी से आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बन सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली. ठीक है. चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज़ इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. अब क्या है कि भाई पूरा हो गया, ब्रिटेन ने पूरा अपना रूल जमा दिया है इंडिया पर. अब क्या होने वाला. उस टाइम पे रेन किसका था, औरंगज़ेब का. ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब के रेन ने मुग़ल सल्तनत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था. मतलब उसको डिसीजन लेना आता ही नहीं था. मुग़ल सल्तनत आप जानते हैं कितने लंबे टाइम तक उन लोगों ने रूल किया इंडिया पर, है ना, और कितने अच्छे अच्छे डिसीजंस उन लोगों ने लिए, क्योंकि इंटेग्रिटी थी उन लोगों में. लेकिन औरंगज़ेब जब आया, तो वहाँ से क्या होता है कि इसको पॉलिसी समझ नहीं आ रहा था, इसको इतनी बुद्धि ही नहीं हो रही थी कि किस तरीके से चीज़ मैनेज करनी है मुझे इंडिया में. तो याद रखिएगा ये चीज़, कि अगर ये आपको एजम्पशन और रीज़न में दिया जाए, ये क्वेश्चन आपका एजम्पशन या रीज़न में आ सकता है. कि एजम्पशन कि मुगल रूल, द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मुगल रूल मे बी वॉज द reign of Aurangzeb. Reason ये होगा because he was unable to stabilize the ruling class.
ही वॉज नॉट एबल टू यूज़ द डेप्थ मार्केट्स, ही वॉज नॉट एबल टू यूज़ द मनी प्रॉपरली। तो ये दोनों ही सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर केस पूछेगा आपसे तो ये दोनों रीजन एजम्पशन सही ही होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एजम्पशन डालेगा तो रीज़न भी सही ही डालेगा उसका, तो इसलिए डरिएगा मत। ठीक है, चलिए चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स, एक्सटर्नल चैलेंजेस। अब देखिए मुगल्स में औरंगजेब आया तो इन लोगों का भी रीन खतरे में आ गया था। तो अब रीजंस क्या है इन लोगों में, बस रीजंस एक बार देख लेते हैं, बहुत नॉर्मल सा है। एक तो बात ये थी कि नादिर शाह बाहर से आया था, है ना, ये लोग बाहर से आने लग गए थे, अटैक किया था, पर्शियन एम्परर था नादिर शाह, इन लोगों ने अटैक किया इंडिया को और लूट के ले गए, और मुगल कुछ कर नहीं पाए। मुगल का जो औरंगजेब था उस टाइम पर कुछ कर नहीं पाया, और कहते हैं ना कि हमारा पीकॉक थ्रोन जो और कोहिनूर डायमंड जो है जो इंडिया का था, ये चुरा के ले गया था नादिर शाह। वो अलग बात है कि उसके बाद ब्रिटिशर्स ने चुरा लिया उन चीज़ों को, लेकिन नादिर शाह लेकर के अच्छा खासा पैसा लूट के लिया था। मतलब आप ये मान के चलिए कि 70 करोड़ रुपीज़ अभी लिखा हुआ है इसमें, तो उस टाइम पर मैं 1739 की बात कर रहा हूँ कि 70 करोड़ रुपए उस टाइम पर, 70 करोड़ नहीं होंगे मेरे ख्याल से, आई गेस 70 लाख करोड़ होंगे। 70 लाख करोड़ मैं बोल रहा हूँ, इतना हो सकता है, इतना ज़्यादा पैसा हो सकता है। 7 लाख करोड़ मान लीजिए आप, लेकिन मतलब कहने का मतलब वो है कि बहुत ज़्यादा पैसा लेके गया था। तो आपको एक टाइमलाइन यहाँ पे याद रखनी है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, ये बस आपकी एक्सटर्नल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन जो हम लोग हमेशा सुनते आते हैं वो नादिर शाह ही लेकर के भागा था। ठीक है, तो नादिर शाह पहले आया, उसके बाद कौन आया फिर भाई, अहमद शाह अब्दाली आया। आपको बस नाम याद रखने हैं टाइमलाइन के हिसाब से कि अहमद शाह अब्दाली से पहले कौन आया था, तो नादिर शाह आया था, नादिर शाह के बाद कौन आया, अहमद शाह अब्दाली आया। ठीक है, इसमें डेट्स वेट्स पे नहीं जाना है आपको, बस एक टाइमलाइन याद रखनी है। ठीक है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्वेश्चंस आपको ये आ सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैच द फॉलोइंग। वहाँ पर आपको डेट्स आ जाएगी, सामने डेट्स होंगे, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो 1761 में क्या हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, किसके अगेंस्ट, किसके बीच में हुआ था, अब्दाली एंड मराठास। ठीक है, इन लोगों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इस तरीके से आप लोग को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक फॉर्मेट के थ्रू पढ़ना है कि जहाँ पे एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो मैच द फॉलोइंग में क्या है कि भाई टाइमलाइंस एंड डेट्स याद करके कि सामने लिख देना है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। चलिए, उसी तरीके से फर्स्ट बैटल पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ही होता था। तो यहाँ पर जो तीन मैंने मार्क किए हुए हैं ना, आपको बस इन तीनों की डेट्स याद रखनी है, और इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई ये सोच रहे हो कि नहीं यार डेट्स का याद करना है, वो तो वहाँ पर तुक्का मार देंगे, तो नहीं, गलत हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए डेट्स याद रखना मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट उन बैटल्स का याद रखिए जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा पूछने की। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1526 में हुआ, सेकंड 1556 में, थर्ड 1761 में जो बताया मैंने आपको। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और मुगल एम्पायर तो चल ही रहा था तब तक, तभी तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ ना, तभी तो मुगल एम्पायर कंटिन्यू था, तभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। तो ये डेट्स के साथ आपको याद रखना है। उसके बाद वाई पानीपत वॉज अ फेवरेट बैटल फील्ड। अब देखिए, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इसके पॉइंट सोचूं कि पानीपत का बैटल फील्ड इतना फेवरेबल क्यों था वहाँ के रूलर्स के लिए या मुगल्स के लिए, आपको जाना ही नहीं है रीजंस में, आपको इन रीजंस में जाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को इतना है कि नहीं यार मैं तो ये भी जानूंगा, तो सामने है कि बस इतना समझ लिया यार कि हाँ, ग्राउंड जो था मतलब जो एक लड़ने के लिए जो एक कैवलरी मूवमेंट जो होता है, जो ग्राउंड्स थे लड़ने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे वॉरफेयर के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड है बाय शेर शाह सूरी था, तो पानीपत उसी रूट में था। तो काफ़ी ज़्यादा एक बोला जाए तो स्ट्रेटेजाइज लोकेशन था वो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता था। मानसून रेनफॉल वहाँ पर बहुत तरीके से हुआ करता था, तो आसानी थी लड़ाई करने में, इसीलिए चुना गया था पानीपत को, बोला जाता है। ठीक है, ये रीजंस पूछ सकते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो इन चीज़ों को इतना मैटर करेगा नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जानना नहीं है। अब ये पूछा जाए कि भाई पानीपत, थर्ड बैटल पानीपत हुआ था, वो कौन से आसपास के गांव में हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना जानना क्यों हुआ था। ऑब्वियसली ऐसे रीजंस अगर आएंगे भी आपके क्वेश्चन में, तो कॉमन सेंस लगा करके आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। अब औरंगजेब के बाद कौन से रूलर्स आए, तो इनमें भी आपको सिर्फ 200 टाइमलाइन याद करनी है। बहादुर शाह वन ऐसा पढ़ने बैठे आप, देखिए अगर ऐसे पढ़ने बैठे आप, तो इतने नाम निकल जाएंगे, इतने नाम निकल जाएंगे कि आप हर चीज़ याद नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि सिर्फ नाम और डेट, रूल उसने रीन का क्या था। जैसे कि बहादुर शाह वन था, औरंगजेब के बाद आया, तो 1707 उसका टाइम शुरुआत हुई थी। उसी तरह उसके बाद जानदार शाह आया, 1712 था उसका। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये चीज़ स्टार एस्टरिस्क मार्क करके अपने नोट्स में बना लीजिएगा कि जानदार शाह ने इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एम्पायर का। और जजिया जो था पहले, जजिया क्या था आपका, रिलीजन टैक्स था एक, उसको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, तो जानदार शाह का याद किया, उससे पहले जानदार शाह से पहले कौन था, बहादुर शाह वन। ठीक है, बहादुर शाह के बाद जानदार शाह आया, जानदार शाह के बाद फरुखशियार आया,
फर्रुखशियार के बाद कौन आया भाई? रफ़ीउद्दौराजत। बस इनके नाम रूलर्स के और इनका स्टार्टिंग टाइम क्या था। 1713 फर्रुखशियार का था, जहांदार शाह का 1712 था, रफ़ीउद्दौराजत का 1719 था, है ना। रफ़ीदुद्दौला का 1719 अगेन। मोहम्मद शाह, रंगीला बोलते थे इन्हें। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि हु अमंग द फॉलोइंग यूज टू बी कॉल्ड एज निक नेम ऑफ देम वाज लाइक रंगीला। तो मोहम्मद शाह को रंगीला बोला जाता है क्योंकि अपने उसकी लग्जरियस लाइफस्टाइल के चलते, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अहमद शाह बहादुर जो है ये, बस मैंने बता रहा हूँ ना कि आपको टाइमलाइन याद रखना है, आपको याद नहीं रखना इतना ज़्यादा, जहाँ से आप इंपॉर्टेंट है जो उन लोगों के जानना। जैसे कि रंगीला मैंने बोला, ये इजारा सिस्टम मैंने आपको बोला ना, इजारा सिस्टम बोला, ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है, बाकी सब आपको नाम और टाइमलाइन याद करते हुए चलते जाना है आगे। चलिए, शाह आलम 3 हो गया, शाह आलम 2 हो गया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1761 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों कि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। चाहे आप कोई भी पीसीएस दे रहे हैं स्टेट का, या आप केएस दे रहे हैं, या यूपीएससी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से एग्जामिनर इसको रिलेट ज़रूर करेगा, और रिलेट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। डेट तो होगी 1764 और आपको क्लू मिल जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। तो पहले बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसके बाद जाकर के बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये भी टाइमलाइन हो सकता है कि बैटल ऑफ बक्सर पहले हुआ था या बाद में हुआ था, अगर आपको डेट से आता नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ से, ठीक है। अब शाह आलम 2 के टाइम में ये हुआ था, लेकिन इन्होंने एक फरमान भी कंपनी को दिया था। क्या दिया था फरमान में भाई? दीवानी दे दिया था। दीवानी का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था दीवानी का? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इन द मॉडर्न इंडिया दीवानी यूज टू मीन एज, और लाइक द मीनिंग ऑफ दीवानी वाज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, दीवानी सिस्टम, है ना। ये बस याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अकबर शाह 2 आया, फिर बहादुर शाह 2 आया। यहाँ तक खत्म हो गया आपका, ये औरंगजेब के बाद का रेंज चल रहा है, ठीक है। बस ये आपका नाम, टाइमलाइन और जो मैंने दो चीज़ें बताई हैं इंपॉर्टेंट उस रिलेटेड पर्सनैलिटी से, वो याद रखना है आपको। चलिए, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। चलिए, ये बता चुका हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार तरीके से देख लेते हैं क्योंकि बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो पॉइंट्स दिमाग में रह जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ ज़मींदार। अब क्या है कि ज़मींदार जो उस टाइम पर हुए होते थे, नॉबल्स जो हुआ करते थे मुगल एम्पायर के, उनका जो है ना बेसिकली एलिजेंस जो पहले मुगल की तरफ था, अकबर की तरफ था, वो धीरे धीरे ना हटने लग गया था। मतलब नीयत में थोड़ी खोट आने लग गई थी, आप ये समझिए। जिसमें से राजास थे, रायस थे, देशमुख थे, खुट्स थे, जितने भी थे, तो क्या है कि रेवेन्यू ये लोग यही लोग कलेक्ट करते थे, लेकिन इन लोगों को लगता था कि यार अब अपना खड़ा करते हैं, कुछ अपना इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। अपना इंडिपेंडेंस मतलब कि ऐसा नहीं है इंडिया की इंडिपेंडेंस, खुद रूल करते हैं। और इतना मतलब अब भरोसा नहीं करना है मुगल्स पर, इतना ज़्यादा इनको देना नहीं है पैसा, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, ये तो बस आकर के रूल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एलिजेंस हुआ कि वन ऑफ द एलिजेंस हुआ कि शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार रीजन था। जागीरदारी क्राइसिस हुआ था। अब जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदार होते कौन है दोस्तों? जागीरदार, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जागीरदार वो थे, वो नोबल क्लास था, फ्यूडल क्लास था, जो कि रेवेन्यूज कलेक्ट करता था। ज़मीन का जो लैंड होते थे ना, तो उनको अगर रेंट पे दिया जाता था तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, चाहे एग्रीकल्चर करके या कुछ भी करके, तो वो जागीरदार क्लास था जो कि कलेक्ट करता था उन पैसों को। तो जागीरदारी क्राइसिस में ये हो गया कि मतलब कि इन्होंने बंद कर दिया था, इन्होंने करना ही बंद, और करप्शन चालू कर दिया था इन लोगों ने करना, कि हम ले कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं आगे को। तो आपस में ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन होने लग गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। देखिए, उतना ही 2 पॉइंट्स काफ़ी थे आपके मुगल एम्पायर को बताने के लिए, ये दीज वर द रीजंस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। और इतने में ही आपको पेपर में मतलब क्वेश्चन आएगा भी, अगर ऑप्शन आएगा भी, तो इतना काफ़ी अगर आप लोग बता देंगे तो। अब राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। अब देखिए, जैसे जैसे मुगल एम्पायर टूटते गया, तो यार सीधी सी बात है कि अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टूट रही है, तो पैरेलल गवर्नमेंट्स बनते जाएंगे। पैरेलल गवर्नमेंट्स मतलब क्या? कि सब खिलाफत में आ जाएंगे, कि यार मैं अपना बना लेता हूँ, सब अपना फ़ायदा देखने लग जाएंगे। वही हुआ, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस हुआ। और दोस्तों, यही रीजनल एस्पिरेशंस बनते बनते हमारे स्टेट्स इंडिया में भी राइज हुए थे काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, लेकिन मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, जहाँ पे जाट थे, सिख्स थे, मराठास थे, सब ने अपना फाइट चालू कर दिया। सब ने मुगल सल्तनत के साथ दगेबाजी कर दी कि नहीं अब अपना बनाएंगे, करना है अपना। तो नट शेल में यही सारी बातें थी दोस्तों। आर्मी जो था डिट्रॉइट होती जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है, मुगल एम्पायर की। ये एक बार पॉइंट्स देख लीजिएगा आप, जो यहाँ पे मुगल्स के डाउनफॉल का रीजंस है ना। हालांकि सारे एग्जामिनर सब थक चुके हैं पूछ पूछ करके, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है। तो मुझे लगता नहीं कि प्रोबेबिलिटी इस बार आपके केस एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा होगी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी ऑप्शंस होंगे ना, बड़े लॉजिकल और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होंगे, इतना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी नहीं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी भाई। ऑब्वियसली कुछ चीज़ फेल हो रहा है तो नेगेटिव कमेंट्स ही होंगे ना, कि इस चलते वो फेल हुआ है, ठीक है। चलिए,
मराठास जो थे वो एक आर्मी, अच्छी खासी वो आर्मी बन रही थी, स्ट्रांग थी, मराठास भी स्ट्रांग होते रहते धीरे धीरे। और उन्होंने क्या चालू किया था, जिन जिन जगह पे वो रूल कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने दो टैक्सेस चालू कर दिए थे। दैट इज़ ऑल, एक सरदेशमुखी एंड चौथ, थ्रू आउट इंडिया, जहाँ जहाँ पर उनका रूल था। ठीक है, सरदेशमुखी एंड चौथ, ये आपका यूपीएससी में ही पूछा गया है और केएस में भी कभी पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि सरदेशमुखी और चौथ क्या है। ये एक टैक्सेस थे। कौन कनेक्ट करता था? मराठास। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अब उस टाइम पर जब पता है आपको कि इंडिया की ऐसी हालत हो रखी थी, तो इकोनॉमिक तो क्या ही डेवलपमेंट होगा यार, सारा पैसा तो बाहर जा रहा था। तो सीधी सी बात है कि बाय प्रेशराइजिंग द पेजेंट्री, अपना कुछ एडवांस था नहीं हमारा एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें तबाह हो रखी थी, मैनुअल लेबर हो रहा था सारा कुछ, कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे पास, काफ़ी बैकवर्ड थे। बस यही चीज़ें हैं इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में। सब करप्शन करने, एडमिनिस्ट्रेटिव आप मान लो कि सब करप्शन करने लगे थे डाउन द लाइन, चाहे वो ज़मींदार हों, चाहे वो आपके जागीरदार हों, या आपके पीजेंट्रीज हों, या नोबल क्लास हो, सब के सब दगाबाजी करने लगे थे, क्योंकि एक टाइम आ गया था, मुगल एम्पायर का एक जनित आ चुका था बोला जाए तो। ठीक है, तो नट शल में आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बस वही याद रखनी है, इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर थक चुका है पूछ पूछ करके इन चीज़ों को रिपीट कर करके। ठीक है, तो आपको नोट्स कनेक्ट करने हैं बेसिकली, कि कहाँ से क्या नोट्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, बस वो देख के रखना है आपको दिमाग में। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, अब सक्सेसर स्टेट्स आए, इंडिपेंडेंट किंगडम्स आए, न्यू स्टेट्स आए, है ना, बनते गए सबको बनते गए। यहाँ पर आपको ज़्यादा बुद्धि में नहीं जाना, यहाँ पर आपको ये समझना है कि हैदराबाद अगर बना तो हैदराबाद का फाउंडर कौन था। हाँ, तो हैदराबाद का फाउंडर कौन था? असफ जा हाउस ऑफ, दैट इज़ लाइक निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, या मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, हैदराबाद निज़ामुल मुल्क। ठीक है, उसी तरह हैदराबाद फिर अवध का आ जाएगा सामने आपकी, हु वॉज द फाउंडर। ऐसा भी आ सकता है कि चार ऑप्शन में ये भी आ सकता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम और इंडिपेंडेंट स्टेट, दैट इज अवध। उसमें चार ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा सादत खान। या क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि मैच द फॉलोइंग, कि अवध हुआ, हैदराबाद हुआ, ठीक है, उसके बाद जो बाकी के जो बने थे आपके, बंगाल बना था, राजपूत बना था, इनके आगे आपके नाम लिखे हुए आएंगे जो फाउंडर्स के, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से याद रखिएगा, सादत खान था अवध का, बंगाल जो था वो मुर्शिद कुली खान था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान। राजपूत जो थे, ये तो एक बहुत बड़ा था क्लैन, तो इसमें तो किसी एक बंदे का तो नाम नहीं है, एक पर्सन का नाम नहीं है, इन काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मैसूर जो था, वोडियार्स, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका ये आए कि WODEYARS, वोडियार्स, ये किस क्लैन से बिलोंग करते थे, या कहाँ से, क्या इनका लेना देना था, तो वोडियार्स वर द वन, ठीक है, दीज वर द वंस हु बिलोंगेड फ्रॉम मैसूर, एंड दे यूज टू रूल द ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। केरला, मार्तंडा वर्मा, ये आ सकता है क्योंकि ये पूछा बहुत कम बार गया है, और इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि केरला में मार्तंडा वर्मा डाल देंगे, तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा, मार्तंडा वर्मा मतलब कि केरला में ये इन्होंने रूल किया था, इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। ठीक है, जाट्स का इतना कुछ है नहीं। सिक्स का है, सिख का जो है पता ही है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि 9 सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था औरंगज़ेब ने, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं इस्लाम को नहीं अपनाऊंगा, तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था औरंगज़ेब ने। तो ये सिक्स का था। तभी हम लोग एक बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बताई ये बातें। ठीक है, और इसमें बहुत सारे डेटा है, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें जाना है। मराठास, मराठास चाहते थे पूरी इंडिया पे रूल करना, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये लोग भी पीछे रह गए, क्योंकि वॉर्स को लूज़ करना, उसके बाद जब एक टाइम के बाद, जब बाजीराव पेशवा के बाद जब चालू हुई बाकी की जनरेशन आई, तो दे वर नॉट दैट कैपेबल ऑफ टेकिंग इन हार्ड डिसीजंस। ठीक है, जिससे चलते मराठास डाउन फॉल हो गया। रोहिला खंड एंड फारूखाबाद, ठीक है, ये पठान्स के थे, बंगश पठान्स अगर कहीं नाम आए तो ये होगा आपका रोहिला खंड एंड फारूखाबाद। इस हिसाब से टाइमलाइन आपको चलते रहना है दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब पॉलिटी का तो पता ही है आपको कि सारा किंग के अंदर ही चलता था, सारी चीज़ें उसकी किंगशिप थी, तो उसी में चलता था। अब सोशियो इकोनॉमी कंडीशंस में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी दोस्तों, कि एग्रीकल्चर जो था वो टेक्निकली बैकवर्ड था काफ़ी ज़्यादा। ट्रेड इंडस्ट्री जो था, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट तो थे अपनी चीज़ों में, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कुछ नहीं करते थे, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। और किसी भी कंट्री के जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे होंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना मतलब ये वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट हो जाता है कि अगर कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है ना, तो भी बैलेंस नहीं रहता है, इंपोर्ट कुछ ना कुछ करती है ताकि एक बैलेंस ऑफ ट्रेड रहे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना कुछ था कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते थे, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात थी हम लोग के लिए उस टाइम पर, समझ आता है कि हम लोग कितने सेल्फ सफिशिएंट थे चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पे कि इंपोर्ट ये सारी चीज़ें करते थे, इन चीज़ों को लेकर के हम लोग मंगाते थे, भेजते थे, इन सब में ट्रेड डील्स होती थी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने डीप में जाएगा नहीं आपका केएस एग्ज़ाम या बाकी के एग्ज़ाम, इतने डीप में जाएंगे नहीं कि भाई ड्रग्स कहाँ से मंगाते थे, तो अफ्रीका से मंगाते थे, है ना, अब चाइना से टी मंगाते थे, शुगर मंगाते थे, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, चलिए। स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो था दोस्तों, एजुकेशन तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, और ना इतना अलाउड था पर्टिकुलरली वुमेन को।
और डाउन टोडन तो काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी पुअर थे हम लोग उस टाइम पर, क्योंकि बना दिए गए थे नहीं, बना दिए गए थे पुअर। तो नॉलेज जो था वो लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक, इन सब चीज़ों में ही था। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। एंशियंट लर्निंग में थोड़ा सा बना हुआ था, हम लोग वेदास, उपनिषद्स वगैरह पे ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते थे। लेकिन वो होता है ना कि एजुकेशन लेना, पूरा एजुकेट करना अपने आप को, वो ज़्यादा था नहीं उस टाइम पर बोलबाला। तो स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या था, काफ़ी लो था उस टाइम पर। चतुष्पाथीज और टोल्स इन बिहार एंड बंगाल वर द सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट डिड यू मीन बाय चतुष्पाथीज? ठीक है, चतुष्पाथीज, चतुष्पाथीज वर द एजुकेशनल सेंटर्स और टोल्स वर द एजुकेशनल सेंटर्स। बस इतना पूछेगा आपसे एग्जाम में, अगर पूछेगा भी तो बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए सोसाइटल सेटअप देख लेते हैं दोस्तों। कास्टिज्म तो कब नहीं रहा इंडिया में, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वहाँ भी शिया सुन्नी है, यहाँ पर चार वर्ना सिस्टम बन रखा है। तो इंडिया में उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा, जितना कास्टिज्म होते जा रहा था उतने सेक्ट्स बनते जा रहे थे, मतलब सोसाइटी उतनी डिवाइड होती जा रही थी, है ना, सारी चीज़ें डिवाइड होती जा रही थी चीज़ों को लेकर के, कास्टिज्म को लेकर के। तो कास्टिज्म भी वन ऑफ द रीज़न था जो कि हमारी सोसाइटी को डिटोरेट कर रहा था हर मोमेंट पर। ठीक है, तो कास्टिज्म मतलब ये है कि उस टाइम पर आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि वॉज द कास्टिज्म ऑल्सो देयर इन इंडिया ड्यूरिंग द आफ्टर द रेन ऑफ औरंगजेब, है ना। तो यस इट वॉज, कास्टिज्म वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर। एंशियंट इंडिया भी जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा वहाँ भी चार वर्ना सिस्टम जो है, जो कि बहुत टाइम से चल रहा था, अशोका के टाइम से चल रहा था वर्ना सिस्टम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से वर्ना सिस्टम चल रहा था। तो ये तो अभी अभी का टाइम हुआ है, तो मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, पोजीशन ऑफ वुमेन दोस्तों, हाँ काफ़ी पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम था, वुमेन्स को अलाउड नहीं था, सती प्रथा थी, पर्दा सिस्टम था, मैरिज, पॉलीगैमी, ये सब चीज़ें थी। अ, सती प्रथा आप जानते ही हैं कि इफ़ द हस्बैंड डाइड, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो शी हैज़ टू बर्न हर सेल्फ लाइव। तो ये सती प्रथा चलती थी उस टाइम पर, और तभी हमारे राजा राम मोहन रॉय आए थे बाद में, जिन्होंने सती प्रथा के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, और एबॉलिश हुआ ही था। और आपको मैंने बताया है, याद करिए कि पॉड्यूस के टाइम पे मैंने आपको एक बताया था, अल्फेंसो डी अल्बकर्क, जिसका काफ़ी ज़्यादा सती प्रोहिबिशन में, सती एबोलिशन में काफ़ी योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। इस चीज़ें याद रखिए आप दिमाग में, है ना, कनेक्ट हो सकता है कहीं से भी, पॉइंट्स कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्लेवरी थी दोस्तों, जो अपर क्लास था वो लोअर क्लास को खरीद के रखता था और काम करवाता था घर पर। ये हर जगह थी, चाहे आप अफ्रीका देखें, इंडिया देखें, एशिया देखें, या कहीं भी जाएँ, तो स्लेवरी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थी। जर्मनी, अमेरिका, अफ्रीका, मतलब यहाँ पर ज़्यादा थे, ज़्यादा हॉटस्पॉट्स थे स्लेवरी के। ठीक है, चलिए डेवलपमेंट्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर, ज़्यादा कुछ था नहीं। ये था, तीन चार पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमेशा से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि इसके अलावा उसमें कुछ पढ़ने की है नहीं। तो भाई लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा है, बारा इमाम बाड़ा, लखनऊ में है, और ये किसने बनाया है? असफुद्दौला ने। बस आपको याद रखना है, लखनऊ में असफुद्दौला ने 12 इमाम बाड़ा बनाया। ठीक है, कौन से डेट में? 1784। अब 1784 भी आप नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे 1784 कभी पूछता नहीं हो, क्योंकि कितने डेट से याद रखोगे यार। तो बस ये है कि लखनऊ में असफुद्दौला ने 12 इमाम बाड़ा बनाया था। उसके बाद जयपुर में, हमारा पिंक सिटी जयपुर है, सवाई जय सिंह का नाम आता है, जिन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाए थे। कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, या तो सवाई जय सिंह पे आ जाएगी, रिलेटेड टू व्हाट, देन ही वाज रिलेटेड टू आर्ट एंड लिटरेचर at during first half of 18th century, and what he did was like he created 5 astronomical observations at Delhi, Jaipur, Banaras, Mathura, Ujjain। ये पांचों नाम आपको याद रखना है इससे। ठीक है, he also prepared a set of timetables called जिज मोहम्मद शाही। सवाई जाहिर सिंह ने, ये क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि बेसिकली लोगों को लगेगा कि यार कि हिंदू तो उस टाइम पे उसको इतनी उर्दू तो आती नहीं थी, और करेगा भी तो हिंदी के नाम रखेगा चीज़ों को। लेकिन सवाई जय सिंह ने उस टाइम पर टाइम टेबल जो बनाए थे, ठीक है, उसका नाम रखा था जिज मोहम्मद शाही। तो जिज मोहम्मद शाही कहीं पर आए तो ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होता है आपका, और किसने बनाया था? सोए जय सिंह ने बनाया था। तो ये याद रखिएगा। केरला में पद्मनाभपुरम पैलेस था, जो कि आर्किटेक्चर के लिए, मुराल पेंटिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा इससे कुछ है नहीं। ही रांझा एक बुक थी, उसी टाइम में लिखी गई थी पंजाबी लिटरेचर में, और किसने लिखा था? वारिस शाह ने लिखा था। ही रांझा लिखा था वारिस शाह ने, ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ तक मैंने बताया है कि राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स हुआ, सक्सेसर स्टेट्स हुए, आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए। अब देखिए, पढ़ना चाहेंगे ना आसान तरीके से तो बहुत आसानी से आप पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन अगर आप अननेसेसरी चीज़ ज़्यादा पढ़ते जाएंगे ना, तो उससे क्या है कि तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और उसका आउटपुट एफिशिएंसी कुछ निकलेगा नहीं, कोई फ़ायदा होगा नहीं ज़्यादा आपका। तो जितना बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, उतना आप पढ़ते जाइए, और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होगा, कोई रोक नहीं सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्सोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया पढ़ेंगे।
यहाँ से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो चालू होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है टेस्ट सीरीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा, साथ साथ में आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि साथ साथ में अगर करते रहेंगे ना तो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंस होती जाएंगी, और भी ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करेंगे, और भी ज़्यादा आप चीज़ों को, नोट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मिलता हूँ मैं अगले दिन फिर से आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए, टेक केयर।